Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to read class 9th economics chapter number 1, that is the story of village Palampur. Very interesting chapter. I hope you're gonna enjoy this chapter. So let's read this chapter line by line. Overview. मतलब ये जो पर्पस है स्टोरी का क्या है, स्टोरी का जो पर्पस है वो ये है कि वो आपको ना प्रोडक्शन कैसे होता है उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे ऑन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। और ये हम किससे कर रहे हैं, एक विलेज है पालमपुर, उसकी स्टोरी को हम डिस्क्राइब करके आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। हाइपोथेटिकल विलेज मैन्युफैक्चरिंग मतलब बहुत सारी अदर और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल पे, छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चर करना मीन्स कम सामान हो, कम जगह हो। स्मॉल स्केल मीन्स दैट मैन्युफैक्चरिंग करना, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। ये सब एक लिमिटेड स्केल पे होता है, मीन्स बहुत लिमिटेड इनके पास का माल होता है, उससे ये सारा काम करते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे अब पालमपुर की, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे बहुत सारी रिसोर्सेज एक हो जाती हैं, एक मतलब बहुत सारे सामान को बनाने के लिए, और कैसे कैसे वो विलेज में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस और टाउन से, मतलब इसके जो पास में आसपास विलेज और टाउन से उससे अच्छे से कनेक्टेड है। रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है जो कि पालमपुर से ना 3 किलोमीटर दूर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज, और एक रोड जाती है जो कि रायगंज को कनेक्ट करती है इस विलेज से, एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और एक और छोटे से टाउन से कनेक्ट करती है आगे जाकर, वो शाहपुर का टाउन है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट विजिबल हैं इस रोड पे, जो कि शुरू कहाँ से होते हैं, जैसे बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगेज ना एक टाइप से वुडन कार्ट होता है जो कि बफेलोज ड्रॉ करती है, मीन्स बफेलोज उसको खींचती हैं। लोडेड विद जैगरी, जिसमें जैगरी भरी जाती है, जैगरी इज़ गुड, एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। और बहुत सारी कमोडिटीज़ जैसे कि उन्हें ये सब सामान ले जाने होते हैं, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, तो इसके लिए बफेलोज इन सबको कैरी करती हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस विलेज में अबाउट मतलब कम से कह सकते हैं नियर बाय अप्रॉक्स कह दो 450 फैमिलीज़ हैं जो सारी अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। जो 80 अपर कास्ट फैमिली है ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। अब देखो ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कैन बी आंसर्ड इन द एग्जाम्स ऑल्सो, कि कितनी फैमिलीज़ हैं, 450 फैमिलीज़ हैं, और कितनी अपर कास्ट फैमिली है, 80 अपर कास्ट फैमिली है जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, मीन्स विलेज का सबसे ज़्यादा लैंड जो है ना वो उन 80 अपर कास्ट फैमिली के पास है। देयर हाउसेज सम ऑफ लैंड इन द विलेज, देयर हाउसेज ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनके घर बहुत मतलब कुछ ज़्यादा बड़े हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक, वो किससे बने हैं, ब्रिक से बने, और प्लास्टरिंग कर रखी है सीमेंट से। द एससीज यू नो शेड्यूल कास्ट दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। कितने हैं मतलब वहाँ पे दलित, 450 में से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जितने भी वहाँ पे फैमिलीज़ हैं उसकी कितनी पॉपुलेशन है, ओनली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ दलित्स हैं, एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और वो विलेज के एक कॉर्नर में ही रहते हैं, मीन्स मतलब कोई भी एक उनको कॉर्नर दे दिया, ऐसे नहीं जहाँ जैसे हम सब एक लेन में रह रहे हैं तो हमारे सोसाइटी में वो रहने लग जाए, हमारे लाइक किसी के घर के साइड में रहने लग जाए, ऐसा नहीं, उनका भी एक अलग कॉर्नर है रहने के लिए। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं वो, जिसमें से कुछ तो मड और स्ट्रॉ के बने होते हैं सिर्फ। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं। ये सीन है विलेज का, विलेज ऐसा है वहाँ का। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द वेल ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ट्यूबवेल्स में है सारी फील्ड्स में, और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की तो ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कोई बिजनेस करना हो तो यूज़ करते हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है।
Palampur has 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health center. एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है पालमपुर में जो वहाँ की गवर्नमेंट चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, मीन्स डिस्पेंसरी कह सकते हो, लाइक एक हॉस्पिटल ही हो जाता है जहाँ पर 6 मीन्स जो बीमार लोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है. द डिस्क्रिप्शन above shows that पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स. ये जो आपने ऊपर सब कुछ पढ़ा है डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो इसमें ये चीज़ शो हो रही है कि पालमपुर में अच्छे फेयर वेल डेवलप्ड सिस्टम है रोड्स का, ट्रांसपोर्ट्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन का, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर का. अब आपको कंपेयर करनी है ये फैसिलिटीज़ उसके नियर बाय विलेजेस से. जो स्टोरी है पालमपुर की, एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. स्टोरी ऑफ पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, ये हमें बहुत सारे प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ भी बताएगा. इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. विलेजेस आप कोई से ले लो इंडिया में, फार्मिंग सबकी मेन एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और बाकी जैसे कह दो रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़, जिसमें आती है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग करना, लाइक इधर से सामान उधर ले जाना, शॉपकीपिंग करना, एक्सेट्रा. वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. हम इन सब एक्टिविटीज़ पे एक लुक ले सकते हैं आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल थिंग्स लर्न करने के बाद. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन दैट मीन्स कि ये जो प्रोडक्शन का मेन एम है ये है कि आप गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस करें जो कि हमें चाहिए, मीन्स जो कि वहाँ के पीपल को नीडेड है वो गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस करें. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. 4 रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे, किस लिए प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन के लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए. सर्विस की जो आप उनको काम देते हो, और गुड्स जो कि सामान कहते हैं. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये तो ज़रूरी है ही. जैसे मैंने आपको बताया था जो 80 अपर कास्ट फैमिली है उन्होंने सबसे ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है. सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर, मीन्स वो लोग चाहिए जो काम करें, वहाँ काम करने के लिए लोग नहीं हैं वहाँ. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स. कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत है कि वो वहाँ के काम करें. अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क्स. और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसके लिए वैसे लोग चाहिए जो कि नॉर्मल जो काम लेबर करती है वो कर लें. ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. हर वर्कर को मीन्स एक मतलब ऐसी लेबर चाहिए जो कि नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए. अब उनकी थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्या होती है, दैट इज़ अ वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. फिजिकल कैपिटल मीन्स वो वेराइटी इनपुट्स की, मतलब आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो हर स्टेज में आपको कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो क्या है जो कि फिजिकल कैपिटल में आती है. पहली, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स. टूल्स चाहिए, मशीन्स चाहिए और बिल्डिंग्स चाहिए. टूल्स और मशीन्स तो चाहिए और बिल्डिंग्स जहाँ पे वो काम करे. टूल्स मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स. टूल्स मशीन्स जो होती हैं ये मतलब बहुत कैसी कॉस्ट है इनकी. सबसे सिंपल टूल से चलते हैं, जैसे कि एक फार्मर प्लो करता है, टू सॉफ्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टर्बिन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा. जब वो प्लो करने के लिए जो वो मशीन यूज़ करता है, एक तो वो होता है टूल, एंड दूसरा टूल्स मशीन बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. अब ये जो टूल्स और मशीन्स होती है ना, देखो इनको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. आपसे छोटा काम करो, रेंज करो, मतलब रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स. आप छोटा सा काम कर रहे हो कुछ लैंड प्लो करने के लिए तो भी आपको टूल चाहिए, और आप बड़ा काम कर रहे हो तो भी आपको टूल्स चाहिए. अब टूल्स अलग हो सकते हैं कि टर्बिन्स कंप्यूटर का टूल है, जनरेटर्स के टूल हैं, टूल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स हमेशा ही चाहिए प्रोडक्शन में. और आप जब भी काम करोगे हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स फिक्स्ड कैपिटल हैं. फिक्स्ड कैपिटल देखो, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या बताया था, वेराइटी ऑफ इनपुट्स. वो मतलब आपको सामान जो जिसकी आपको ज़रूरत पड़े, तो ये फिक्स्ड सामान है, इसकी तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है. दिस इज़ द फिक्स्ड कैपिटल. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान और मनी इन हैंड, पैसा. देखो प्रोडक्शन में बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की वैरायटी होती है जिसकी ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि यान जो कि एक वीवर यूज़ करता है, और जो मतलब देखो क्ले पॉटर यूज़ करता है. पॉटर क्ले का क्या करता है, उससे वो बनाते हैं, जैसे वो सैंड के वो बनाते हैं घड़े, कहते हो आप मिट्टी का घड़ा है ना. और
वीवर को यार्न क्यों चाहिए? कपड़े बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए. ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स. ये बात ज़रूरी, ये बात ठीक है कि आपको कुछ पैसे की भी ज़रूरत है, कि आप जब कुछ खरीदोगे तो पेमेंट करोगे, दूसरे आइटम्स खरीदोगे तो पैसे तो चाहिए ही. रॉ मटेरियल और जो मनी है ये हमारे हाथ में. अब रॉ मटेरियल्स हर जगह तो ज़रूरी नहीं होता ना. अब देखो, रॉ मटेरियल की बात ऐसी है कि हर जगह ज़रूरी नहीं है, आप रॉ मटेरियल के बिना भी काम कर सकते हो. और पैसा भी आपको ज़रूरी नहीं है अभी हर जगह ही देना पड़ेगा काम के लिए. जैसे टूल्स और मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो अब आप इनमें काम कर रहे हो बिल्डिंग्स में, तो आपको वहाँ काम करने के लिए तो पैसा नहीं देना पड़ेगा ना. क्यों नहीं देना पड़ेगा आपको मनी? क्यों इसलिए नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि आप ऑलरेडी उस बिल्डिंग के ओनर हो, आप एक बार पे कर चुके हो, अब आप वहीं रह रहे हो ना. तो इसलिए अब वो तो फिक्स्ड कैपिटल हो गई. अब ये जो रॉ मटेरियल्स और जो मनी है जो हमारे हैंड में आया और चला गया, या फिर देखो मनी है अब जो हैंड में, अभी तो फिर किसी को दे दिया, फिर किसी और के पास जाएगा, ये वर्किंग कैपिटल है. जैसे टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स हैं, ये यूज्ड अप हो गई है. अनलाइक, मतलब जैसे ये यूज़ होती है ना, वैसे ये सामान तो यूज़ हो चुका है प्रोडक्शन में, जैसे रॉ मटेरियल और मनी है, तो इसलिए ये वर्किंग कैपिटल है. अब एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है. यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट. फोर्थ रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ना उसके लिए नॉलेज चाहिए होगी, कि आप में दिमाग हो, बुद्धि हो और एंटरप्राइज हो. आप में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, माइंड अच्छा होना चाहिए. क्या करने के लिए? या तो आप इन तीनों को, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को इकट्ठा करो और उससे एक आउटपुट प्रोड्यूस करो, जिसको या तो आप खुद यूज़ कर सके या फिर आप मार्केट में सेल करो. दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. अच्छा, ये काम क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल. जब हम क्या करते हैं कि लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को टुगेदर कंबाइन करते हैं और उससे एक कुछ नया बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल. तो चलो, ह्यूमन कैपिटल के बारे में हमने कुछ और ज़्यादा जो डिटेल है वो नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे. इस पिक्चर में आप आइडेंटिफाई करो लैंड, लेबर और फिक्स्ड कैपिटल जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ की गई है. लैंड क्या है? जिस पे वो वर्क कर रहे हैं. लेबर क्या है? जो आप पर्सन्स देख रहे हो यहाँ वर्क करने वाले, ये लेबर हो गई. दिस इज़ अ लेबर, ये जो वर्क कर रहे हैं जिस पे सामान रखा है वो लैंड हो गई. और फिक्स्ड कैपिटल क्या है? ये टूल्स, ये मशीन्स जिससे ये वर्क कर रहे हैं, ये टूल्स, मशीन्स, दिस इज़ द फिक्स्ड कैपिटल, राइट. एंड यही उन्होंने पूछी थी हमसे, लैंड, लेबर और फिक्स्ड कैपिटल, हमने बता दी. टूल्स एंड मशीन्स ही तो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं. और ये बिल्डिंग जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं, मशीन्स हैं इनके पास. एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग. हर प्रोडक्शन कैसे होता है? जिसमें लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और फिजिकल कैपिटल या फिर ह्यूमन कैपिटल चाहिए. हर प्रोडक्शन तभी ही प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगा. विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये किस नाम से जाने जाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. As we read through the story of Palampur, जैसे हम स्टोरी पढ़ रहे हैं पालमपुर की, we will learn more about the first 3 factors of production. तो ये जो फर्स्ट 3 फैक्टर्स हैं ना प्रोडक्शन के, इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बाकी और फैक्टर्स से. आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बता दें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल कैपिटल और फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर, मीन्स फिजिकल कैपिटल को ही कैपिटल मानते हैं. जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, फार्मिंग इन पालमपुर. लैंड इज फिक्स्ड. नंबर 1, लैंड इज फिक्स्ड. लैंड फिक्स्ड है, मतलब फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में. 75% ऑफ पीपल जो कि वह काम करते हैं वो डिपेंडेंट किस पे हैं? ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. मतलब वो किस लिए फार्मिंग करते हैं? अपनी लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए. दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स. वो फार्मर्स हो सकते हैं, फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं. पर वो क्या करते हैं? मीन्स उसमें वो वर्क कर रहे हैं फार्मिंग पे. मीन्स जो कि वो फार्मिंग करते हैं उस पर वो डिपेंडेंट है. फार्मिंग में बहुत सारे पीपल चाहिए होते हैं मेन फार्मर के यहाँ जो वर्क करते हैं. द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्स. जो ये वेल बींग है इन लोगों का, मतलब ये जो वेल बींग है, मतलब ये जो लोग हैं ना, ये बिल्कुल जो प्रोडक्शन है फार्म्स में इसी से ही रिलेटेड है. इनकी जो लाइफ है सिर्फ इससे ही चल रही है. तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. एक बेसिक कॉन्स्ट्रेंट होता है फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में. मतलब ऐसा नहीं अगर आप चाहो कि मैं फार्मिंग कर लूँ तो आप फार्मिंग कर सकते हो, नॉट पॉसिबल. बहुत सारी कमियाँ आती हैं फार्मिंग करने में, दिक्कतें आती हैं. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिसली फिक्स्ड. लैंड एरिया कल्टिवेशन के अंदर, मतलब जो लैंड एरिया बिल्कुल फिक्स है. 1960 से ना पालमपुर में ऐसा है
कि जो लैंड है ना वो फिक्स्ड है, मतलब उसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। वो जैसे कहते हैं कि लैंड बढ़ जाता है, मतलब लैंड का एरिया बढ़ा लेते हैं वो किसी और सिटी में जाकर लैंड का जो एरिया बढ़ाते हैं ना वो बिल्कुल फिक्स्ड है। लैंड एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ा है कल्टिवेशन के लिए। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। लेकिन बहुत सारे जो वेस्ट लैंड थे विलेज में उनको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। मीन्स उन पर थोड़ा सा फर्टाइल बनाया गया है, उन पर वर्क किया गया है कि अब उनको यूज़ कर सकते हैं। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. अब वहाँ कोई ऐसी स्कोप नहीं है, कोई ऐसी आशा नहीं है कि वहाँ का फार्म प्रोडक्शन बढ़ेगा जिससे वो थोड़ा सा अपने कल्टीवेशन का लैंड इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा फार्म बढ़ेगा वहाँ पे। जैसे कि अब यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो लोग क्या करते हैं, लैंड पे क्या बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, पर वो अब लैंड इसलिए वो फार्म प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो कि मेन है। तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड मेजर करने की ये क्या होती है, हेक्टर होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है and mostly asked in the exam that what is the standard unit of measuring land, that is hectare. Though in the villages you may find land area being discussed in local units such as बीघा, गोइंता एक्सेट्रा। आपने बहुत बार ये चीज़ देखी होगी विलेजेस में कि लैंड एरिया लोकल यूनिट्स में ही ज़्यादा मतलब दिया जाता है, जैसे बीघा, गोइंता। 1 हेक्टर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना लैंड को मेज़र करने की वो हेक्टर, 1 हेक्टर का जो मतलब क्वांटिटी होती है वो इस होती है कि उसका एरिया उसके इक्वल होता है किसके, एक स्क्वायर की एक साइड के इक्वल। मीन्स स्क्वायर के इस तरह होता है उसका एरिया, और जो स्क्वायर की एक साइड मानी जाती है वहाँ मानी जाती है 100 मीटर। मीन्स 400 मीटर हो गया। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो 1 हेक्टर फील्ड का विद योर स्कूल ग्राउंड? आपका वो 1 हेक्टर फील्ड मीन्स 400 मीटर, एंड आपका स्कूल ग्राउंड उतना बड़ा नहीं होता जितना 1 हेक्टर फील्ड होती है। 400 मीटर, यू कैन नेवर सपोज 400 मीटर कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप सोचो 400 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा भी तरीका है कि एक इंसान ज़्यादा उगा सके उसी लैंड से, लाइक इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन फैसिलिटीज़ अवेलेबल। जैसी जैसी क्रॉप्स हैं, काइंड ऑफ क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पालमपुर बिल्कुल फिर उस विलेज की तरह हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में है, जहाँ पे सारा लैंड को ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। सारा लैंड कल्टिवेट किया जाता है पालमपुर में। एंड द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जो उनसे भी काइंड किसी भी काइंड की क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पालमपुर किस विलेज की तरह हो गया, जैसी भी पालमपुर में फैसिलिटीज़ हैं ये बिल्कुल ना उत्तर प्रदेश के वेस्ट में एक विलेज की तरह रिजेंबल करने लगा, क्योंकि यहाँ पे सारा लैंड कल्टिवेटेड है, कोई भी लैंड खाली नहीं छोड़ रखा। रेनिंग सीजन जब आता है तो फार्मर्स जवार और बाजरा ग्रो करते हैं, और ये जो प्लांट्स होते हैं ना इनको यूज़ किया जाता है कैटल फीड के लिए। कैटल फीड इनको फीड कराने ले जाते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। जब अक्टूबर और दिसंबर आते हैं तो यहाँ पे पोटैटो की कल्टीवेशन होती है। विंटर सीजन में फील्ड्स को किससे ग्रो किया, मतलब सो किया जाता है वीट से। विंटर सीजन में यहाँ पे वीट ग्रो करती है फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस, और जो वो वीट प्रोड्यूस होती है ना फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। फार्मर्स क्या करते हैं, जो मतलब उनको जितनी वीट चाहिए उतनी वीट तो अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए रख लेते हैं। जितनी भी वीट प्रोड्यूस हुई उसमें से वो मोस्टली अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए रख देते हैं, और बाकी सरप्लस वीट मार्केट, कहाँ की मार्केट में बेच देते हैं, रायगंज की। अब ये सरप्लस वीट क्या होती है, सरप्लस वीट वो होती है जैसे बहुत सारा माल है, ठीक है, बहुत सारे आपके पास सामान है, और उसमें से जो वो बचा कुचा लास्ट का सबसे मेन मोटी मोटी चीज़ें तो आपने निकाल ली, और जो वो बचा कुचा उसमें नीचे मिट्टी जो भी बचा हुआ हो ना वो आप बेच दो। तो ये मेन चीज़ तो खुद रख लेते हैं और वो बची भी बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। एक पार्ट लैंड का वो शुगर केन के लिए उन्होंने रखा हुआ है, जहाँ पर 1 साल में एक बार वो शुगर केन लगाते हैं। शुगर केन उसकी रॉ फॉर्म में जैगरी होता है, उसकी रॉ फॉर्म में आप कह दो जैगरी कह दो, इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। जैगरी मीन्स गुड। कहाँ बेचा जाता है, शाहपुर के ट्रेडर्स को। The main reason why farmers are able to grow these three different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation.
अब वो मेन रीज़न देखो, वीट भी उगा रहे हैं, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो, सब कुछ एक ही सीज़न में एक ही साल में कैसे कर रहे हैं, वो भी एक ही उस पे। अब आप ये भी तो देखो ना, एक ही लैंड पे वो कैसे कर रहे हैं, 3 डिफरेंट क्रॉप्स कैसे उगा रहे हैं वो एक साल में एक ही लैंड पे। क्योंकि पालमपुर वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन का, इरिगेशन वहाँ पे बहुत अच्छी है, इरिगेशन पानी का सप्लाई होना, सारा उनमें पानी जाना, इतना सारा उनके पास लैंड है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले मतलब जल्दी आ गई थी पालमपुर में। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, और उन्होंने सबसे अच्छा उसका यूज़ क्या किया, इरीगेशन को, मतलब क्या सिस्टम बनाया इरीगेशन का। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज बाय फार्मर्स, अब वहाँ पे पर्शियन व्हील्स थे तब, तो उन्होंने फार्मर्स ने कैसे यूज़ किया था, वो वेल से पानी खींचते थे उनसे और स्मॉल फील्ड्स में इरिगेट करते थे, उसको पानी देते थे। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। अब लोगों ने देखा कि ये जो ट्यूबवेल्स हैं ये बहुत अच्छा पानी दे रहे हैं लैंड को, तो कुछ जो ट्यूबवेल्स थे वो तो गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे, इसलिए तो इसीलिए हाउएवर फिर फार्मर्स ने क्या करा, अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स बनाए, वो गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स थे। एज अ रिजल्ट 1970 की मिड में जो एंटायर कल्टिवेटेड एरिया था ना, मतलब 200 हेक्टेयर का जो एरिया था, कितना होता है 200 हेक्टेयर, बहुत सारा होता है, उस सारे एरिया को इन्होंने इरीगेट कर लिया था। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरीगेशन, सारे विलेजेस में इंडिया की इतनी अच्छी इरीगेशन नहीं है, दिस इज़ अ हाई लेवल ऑफ इरीगेशन। अपार्ट फ्रॉम द रिवरन प्लेन्स, अब रिवरन प्लेन्स ले लो जिनके साइड में रिवर्स ही रिवर्स हैं, कोस्टल रीजन्स हमारी कंट्री में वो ही वेल इरीगेटेड है, इनको छोड़ दो, ये तो वेल इरीगेटेड है ही। इन कंट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज, जैसे कि डक्कन प्लेट्यू में लो लेवल है इरीगेशन में। अब इसके बिल्कुल अपोजिट देखो तो डक्कन प्लेट्यू देखो, उसमें बहुत लो लेवल है इरीगेशन का। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन अ कंट्री लिटल लेस देन 40% इरीगेटेड इवन टुडे, जितना भी टोटल कल्टिवेटेड एरिया है ना कंट्री में, उससे मीन्स 40% कम, अ लिटल लेस देन 40%, 40% से भी कम एरिया आज इरीगेटेड है हमारी कंट्री में, 40% से भी कम, 100% से मतलब कितना कम है देखो। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, बाकी एरियाज में ना फार्मिंग सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे। बारिश हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो भाई बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, बारिश हो गई तो सारा काम हो गया। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, एक से ज़्यादा क्रॉप उगाने के लिए एक लैंड के पीस पे ना एक साल में, उसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। एक से ज़्यादा क्रॉप उगाना एक ही लैंड पे और वो भी एक साल में, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, और ये मोस्ट कॉमन वे है प्रोडक्शन को बढ़ाने का किसी भी लैंड पे। सारे फार्मर्स पालमपुर में एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो ग्रो करते ही है। सबसे ज़्यादा तो जो ग्रो होती है वो होती है पोटैटो, और जो थर्ड क्रॉप है वो होती है पास्ट 15 to 20 ईयर्स, मीन्स एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। थर्ड क्रॉप वो होती है जो कि मतलब जो क्रॉप पास्ट 15 या 20 ईयर्स में ग्रो की जाती थी ना, वो क्रॉप ही एक थर्ड क्रॉप उसको उगाते हैं, ठीक है। तो अब जो वो है, मतलब अब हम वो बता रहे हैं कि ये जो सोर्स है इसकी, वो ये है कि अभी आपने देखा कि एक वे है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का कि उसी लैंड से आप मल्टीपल क्रॉपिंग से इंक्रीज़ कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करो, लाइक हायर यील्ड के लिए। हायर यील्ड मीन्स जैसे कि यील्ड को मेज़र किया जाता है कितनी क्रॉप आप एक लैंड पे उगा रहे हो एक सिंगल सीजन में। कब तक, टिल द मिड 1960s में, जो 1960s का मिड था, द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन, जो सीड्स यूज़ किए जाते थे कल्टीवेशन के लिए वो ट्रेडिशनल थे विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। मतलब जो ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करते थे ना, उनमें बहुत कम इरीगेशन चाहिए होती थी। फार्मर्स जो थे वो काऊ का डंग, काऊ डंग, एक्चुअली काऊ डंग इज सेड नोन एज गोबर इन हिंदी एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। मतलब फार्मर्स काऊ डंग यूज़ करते थे और बाकी नेचुरल मैन्योर यूज़ करते थे फर्टिलाइज़र के लिए। तो ये ट्रेडिशनल सीड्स थे, तो इसमें बहुत कम इरीगेशन लगती थी जब 1960s का मिड था। लेकिन अब ट्रेडिशनल सीड्स कोई यूज़ नहीं करता, फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स चाहिए, फार्मर्स अब काऊ डंग यूज़ नहीं करते हैं। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स, ये सब चीज़ें फार्मर्स के पास अवेलेबल थी, जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि मतलब वो ख़रीद सकें, तो जिनके पास काऊ तो होती थी उनके डंग से काम चल जाता था। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इन द लेट 1960s, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960s के आखिर में, उसने एक इंट्रोड्यूस किया था इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। मतलब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी जिससे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ HYV सीड्स,
से आप कल्टीवेशन कर सको वीट और राइस का। अब ये क्या होते हैं देखो, कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, अगर आप इनको ट्रेडिशनल सीड से कंपेयर करो तो HYV सीड्स ने प्रॉमिस किया था कि वो ज़्यादा अमाउंट ग्रो करेंगे एक ही सिंगल प्लांट में, बट अब वो ट्रेडिशनल थे। अब ये हाई यील्डिंग, मतलब यील्डिंग मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगा, एक नई उन्होंने चीज़ बनाई थी, अब केमिकल से बनाई थी। तो अब देखो केमिकल से तो हर चीज़ ज़्यादा होती है, लेकिन जो चीज़ हमारी वो होती है ट्रेडिशनल, वो ट्रेडिशनल ही रहती है। एज अ रिजल्ट, और जो हमें रिजल्ट मिला, द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स दैट वाज पॉसिबल अर्लियर। तो HYV सीड से उसने इतना प्रोडक्शन करा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स उगे देन वाज पॉसिबल अर्लियर, इतना पॉसिबल नहीं था पहले। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। अब HYV सीड्स में अब आप कहो तो बहुत पानी चाहिए और केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए। देखो अब इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। पेस्टिसाइड्स जो एनिमल्स को किल कर सके, मीन्स जो वहाँ पर कीड़े मकोड़े हो जाएं उसको किल करने के लिए। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कम्बाइनेशन ऑफ HYV सीड्स। अगर आपको हायर यील्ड्स चाहिए थी तो उसके लिए आपको हमेशा HYV सीड्स ही यूज़ करने थे। मतलब ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि फार्मर्स इन रीजन्स में जो ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए, उसमें हमें HYV सीड्स यूज़ करने हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी वाले सीड्स जिसमें यील्डिंग ज़्यादा अच्छी हो। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं जिससे उसमें इंसेक्ट्स ना आए फार्मिंग में। सम ऑफ देम बोट फार्म मशीनरी, उसमें से कुछ फार्म मशीनरी लाए जैसे ट्रैक्टर। अच्छा, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर परचेज करे, थ्रेशर्स करे, जिससे ना प्लोइंग और हार्वेस्टिंग थोड़ी फास्टर हो गई। ट्रैक्टर तो आप सब जानते हो, थ्रेशिंग दूसरी टाइप की एक वो होती है जिससे प्लोइंग में हेल्प की जाती है। जैसे हम प्लो करते हैं ना, उसी तरह से थ्रेशिंग में ना सारी जो हार्वेस्ट, जैसे कि आप सबको पता है कि क्रॉप में बहुत सारा ऐसे भी चीज़ होता है वेस्ट मटेरियल, तो क्रॉप्स में से मतलब वेस्ट, मतलब वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे और क्रॉप्स को अलग करना, ये होती है थ्रेशिंग। तो उससे थ्रेशर्स एक मशीन से किया जाता है, दैट इज़ वेल नोन एज थ्रेशर। तो फार्मर्स उसको यूज़ करते हैं जिसने फार्मिंग को और तेज़ कर दिया है। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ वीट, उसमें बहुत हाई यील्ड्स हैं वीट की, मतलब वो बहुत अच्छे से होती है, बहुत तेज़ हो जाती है। पालमपुर में ना द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़, जब पालमपुर में जो यील्ड थी, मतलब यील्ड मतलब अमाउंट जो वीट की थी, जो ट्रेडिशनल वेराइटीज़ से ग्रो करते थे, वो थी 1300 kg पर हेक्टर मतलब एक हेक्टर प्लेस में हम 1300 kg ट्रेडिशनल वेराइटीज़ से ग्रो कर पाते थे। और HYV सीड से, हाई यील्डिंग सीड से जो हमारी यील्ड हुई वो पता है कितनी बढ़ गई आपको, 3200 kg पर हेक्टर। 3200 kg पर हेक्टर मतलब 1300 kg से कितना बड़ा डिफरेंस आया, 3200 kg तक का। पहले 1300 kg होती थी ट्रेडिशनल वेराइटी में, और अब जो HYV सीड्स हम यूज़ कर रहे हैं उससे 3200 kg पर हेक्टर ग्रो हो जाती है हमारी क्रॉप्स वीट। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, बहुत बड़ा इंक्रीज आया था वीट के प्रोडक्शन में। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट्स टू सेल इन द मार्केट्स, अब फार्मर्स के पास ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट थी मार्केट्स में सेल करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। सरप्लस वीट क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड आई होप कि आपको याद हो। सरप्लस वीट होती है कि वीट जो मेन जो ऊपर की अच्छी साफ होती है वो तो फार्मर्स रख लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, बची हुई जो नीचे की होती है वो सरप्लस वीट होती है। ओके, तो वो उसका क्या करते हैं, वो मार्केट में बेच देते हैं सरप्लस वीट को। सो नाउ आवर थर्ड पॉइंट सेज विल द लैंड सस्टेन, अब क्या लैंड वहीं रहेगा, मतलब लैंड जैसे कि आप सब जानते हो एक नेचुरल रिसोर्स है और ये नेसेसरी है कि हम उसको केयरफुली यूज़ करें, राइट। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं ना, ये नेचुरल रिसोर्स बेस पे बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड है, मीन्स बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे एरियाज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन को एसोशिएट किया गया है सॉइल फर्टिलिटी के लॉस से ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। मतलब ऐसा होता है ना कि अब देखो आप एक ही लैंड पे बार बार ग्रो करो, एक ही लैंड पे बार बार ग्रो करो, तो उसकी जो फर्टिलाई है, इतना जो वो फर्टाइल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बैरन होता जाएगा वो ये कहना चाह रहे हैं। ऑल्सो कंटिन्यूज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, कंटिन्यूस यूज़ करते हैं जो हम ग्राउंड वाटर का, ट्यूबवेल इरीगेशन से जो हम ग्राउंड वाटर को कंटिन्यूसली खींच रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, वाटर टेबल में डिप्लेशन आ रहा है, वाटर टेबल के पानी में
कम होता जा रहा है वाटर टेबल का पानी। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, वो कितने सालों तक चलते हैं, बट वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। लेकिन अगर एक बार वो बैरन हो जाएं या ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जैसे ग्राउंड वाटर या सॉइल की फर्टिलिटी एक बार चली जाए ना, तो इसको रिस्टोर करने में बहुत टाइम लग जाता है, मीन्स ईयर्स लग जाते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमें अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए इन सब चीज़ों का, जिससे हम फ्यूचर एग्रीकल्चर के फ्यूचर डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकें कि आगे भी एग्रीकल्चर हमारा इसी तरह चलता रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, सो एज़ यू ऑल नो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और इमीडिएटली प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन दी सॉइल फॉर लॉन्ग। मतलब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये ज़्यादा टाइम तक के लिए सॉइल में नहीं रह सकते। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल से भाग सकते हैं, एस्केप हो सकते हैं, एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, और फिर ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में जो पानी है उसको पॉल्यूशन कर सकते हैं, उसमें रिवर्स के पानी में, लेक्स के पानी को पॉल्यूट कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया मारते हैं, अच्छी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मारते हैं सॉइल में। इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर, कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद जितनी सॉइल पहले फर्टाइल थी उतनी नहीं रह जाएगी। डाउन टू अर्थ न्यू डेली सोर्स, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अब जैसे जितने नीचे नीचे धकती जा रही है, वो जितनी फर्टाइल वो पहले थी अब वो नहीं रहेगी, जैसे न्यू दिल्ली में। The consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. Chemical fertilizers का consumption पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा पंजाब में है। The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ होता है केमिकल फर्टिलाइज़र का, तो इस वजह से वहाँ डिग्रेडेशन मीन्स सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी चली गई है। पंजाब फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो और केमिकल फर्टिलाइजर्स डालें उसमें और दूसरे इनपुट्स डालें, जिससे वो वापस उतना ही प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि अब डिग्रेडेशन की वजह से बहुत कम वहाँ पे वो हो रही है क्रॉप की ग्रोथ। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। तो इसका मतलब जो ये कल्टिवेशन की कॉस्ट है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो चंडीगढ़ द ट्रिब्यून में, चंडीगढ़ में जो ट्रिब्यून है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन बढ़ती जा रही है, इस वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर रही है। सो नाउ द फोर्थ पॉइंट सेज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पालमपुर के फार्मर्स के बीच में, कि किसको कितना लैंड मिलेगा, किसको कितना मिलेगा। अब आपने इतनी चीज़ से रियलाइज़ करी होगी कि लैंड कितना इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली मतलब नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। सबके पास जो भी लोग एग्रीकल्चर में हैं उनके पास इतना सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टिवेशन के लिए, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इन पालमपुर अबाउट द 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। मीन्स पालमपुर में 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज की 1/3 मतलब 150 फैमिलीज क्या है, लैंडलेस है, जिनके पास लैंड ही नहीं है। उनमें से मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैं, कोई लैंड ही नहीं है कि वो कल्टिवेशन कर सके। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज, और बाकी बची हुई फैमिलीज हु ओन लैंड, जिनके पास अपना लैंड है, उनमें 240 फैमिलीज कल्टिवेट करती हैं स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज, मतलब जो 2 हेक्टर से भी छोटे साइज़ में उस पर कल्टिवेशन करती हैं। और कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और इतने छोटे प्लॉट पे कल्टिवेशन करने से उनके घर में, उनके फार्मर के फैमिली में अच्छे पैसे के कुछ भी मतलब बहुत कम आते हैं, एडिक्वेट नहीं आते कि वो अपना मीन्स ब्रेड एंड बटर कर सके, ब्रेड एंड बटर का वो अपना पेमेंट कर सके। ब्रेड एंड बटर मीन्स रोज़ी रोटी, डोंट थिंक दैट इट इज़ ब्रेड और बटर ही खाना है। सो इन 1960 गोबिंद वॉज, अब ये एक बात बता रहे कि 1960 में गोबिंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टर थी लार्जली अनइरिगेटेड लैंड, मतलब बहुत बेकार सा लैंड था उसका। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, अपने 3 बेटों की मदद से गोविंद ने उसके लैंड को कल्टिवेट किया,
ठीक है। दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, फिर भी वो बहुत मतलब ऐसे नहीं कि वो बहुत कंफर्टेबली लाइफ जीते हो, वो नहीं जीते थे। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो। तो फैमिली क्या करती थी, अपने आप को मतलब मैनेज करती थी कि उनके पास एक बफेलो थी, तो उससे जो ऊपर के पैसे आ रहे हैं उससे खुद को फीड कर ले, जो कि फैमिली बफेलो को पोजेस करती थी। सम ईयर्स आफ्टर गोबिंद डेथ, कुछ साल बाद गोबिंद के मरने के बाद, दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। इस लैंड को उसके 3 बेटों में बांटा गया। ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज। और अब हर एक के पास सिर्फ इतना सा लैंड है जिसका साइज है 0.75 हेक्टेयर। Even with improved irrigation and modern farming method, Gobind's son are not able to make a living from their land. अब उनके पास improved irrigation भी है, modern farming methods भी हैं, फिर भी गोविंद के बेटे एबल नहीं है कि वो मतलब अपनी लिविंग बना सकें इस लैंड से, अच्छे से खा सकें खाना अपना। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। उन्हें और भी काम करने पड़ते हैं पूरे साल में, मतलब अपना खर्चा चलाने के लिए। तो आप देख सकते हो, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि देखो कितने सारे प्लॉट्स हैं, ये सब ना विलेजेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है कल्टिवेटेड लैंड की, राइट। तो दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, ये जो छोटे फार्मर्स होते हैं उन्होंने इसे कल्टिवेट किया है। और दूसरे ही हाथ पे देखो तो मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। आधे से ज़्यादा एरिया उससे कवर्ड है जिसमें ऐसे प्लॉट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। देखो लाइक अब ये वाले प्लॉट्स आप देख रहे हो ये बड़े हैं, है ना, कितने बड़े बड़े हैं, और ये वाले देखो कितने छोटे छोटे हैं। तो इनके साइज़ ना इक्वल नहीं है, देखो कोई बहुत बड़ा है कोई छोटा है ना, नो मतलब साइज़ में इक्वालिटी नहीं है। पालमपुर में ना 60 फैमिलीज तो मीडियम है एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। मीन्स मीडियम और 60 फैमिलीज है मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, जो कि कम से कम 2 हेक्टर ऑफ लैंड से ज़्यादा मोर देन कल्टिवेशन कर लेते हैं। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फैमिलीज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर। और कुछ ज़्यादा मीन्स अब कुछ उनमें से कुछ बहुत कम जो लार्ज फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा उनके पास लैंड है जो कि 10 हेक्टर्स या उससे भी बहुत ज़्यादा होगा। बताओ किसी के पास तो 2 हेक्टर भी नहीं है और उनके पास 10 हेक्टर है, राइट ना। हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब लेबर को कौन प्रोवाइड करता है, 5th पॉइंट। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। लैंड के बाद लेबर नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग के लिए एक अच्छी डील चाहिए हार्ड वर्क की, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे मीन्स लेबर्स चाहिए। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ अपनी फील्ड को खुद कल्टिवेट करते हैं, इसलिए दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। तो वो खुद ही लेबर हैं अपनी फार्मिंग के लिए, वो अपना काम मतलब खुद ही करते हैं, तो उनके जो लेबर की इनकम है वो भी बच जाती है। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो लेबरर्स हायर करते हैं कि वो जो उनकी फील्ड पे वर्क करे, और जो बहुत पुअर होते हैं उनके यहाँ खुद ही काम हो जाता है, मीन्स वो खुद ही काम कर लेते हैं फैमिली मिलके। और ये जो फार्म लेबरर्स होते हैं या तो फिर ये लैंडलेस फैमिली से आते हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है, या उन फैमिली से जो बहुत छोटे छोटे लैंड प्लॉट्स पे स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन कर रही है। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द वो फार्मर्स उनके पास तो कोई राइट नहीं होता ओवर द उन क्रॉप्स पे जो कि वो उस लैंड पे उगाते हैं जिनका वो लैंड ही नहीं है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। बल्कि उनको वेजेस पैसे मिलते हैं फार्मर से जिनके लिए वो वर्क कर रहे हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप। वेजेस या तो पैसे में उन्हें पैसे ही दे दे, वेजेस मीन्स उनकी जो पेमेंट हो, उनको उनकी जो उनके काम की पेमेंट होगी, या तो उसमें उन्हें कैश मिल जाता है या फिर कुछ सामान दे देते हैं जैसे क्रॉप्स दे देते हैं जिससे वो अपना खाना खा सकें, क्योंकि पैसों से वो क्रॉप्स ही खरीदते हैं, मतलब जो भी वो परचेज करें या तो उन्हें पैसे मिलेंगे या क्रॉप मिलेगी। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील ऑल्सो, कभी कभी लेबरर्स को खाना भी मिल जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, हर जगह की किसी भी रीजन से रीजन तक की वेजेस अलग अलग होती हैं। क्रॉप से क्रॉप की अलग होती है, कैसी क्रॉप यहाँ उग रही है कैसी कहीं ग्रो हो रही है। एक फार्म एक्टिविटी से दूसरी से होती है, जैसे सो करना, हार्वेस्ट करना, तो सबकी वेजेस अलग होती है। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वाइड वेरिएशन भी कि अब देखो कौन कितनी देर वर्क कर रहा है उसके भी फ़र्क पड़ता है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, और एक फार्म लेबरर को तो वैसे एम्प्लॉय किया जाता है डेली बेसिस पे, या फिर किसी पर्टिकुलर फार्म के एक्टिविटी के लिए, जैसे कि या फिर हार्वेस्टिंग के लिए कर लिया, या फिर पूरे दिन के लिए कर लिया, या फिर होल ईयर के लिए कर लिया।
तो जैसे वो बता रहे हैं कि दाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है। दाला नेम बहुत अजीब सा है। एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जिसके पास लैंड नहीं है, जो कि वर्क्स करता है डेली वेजेस पे पालमपुर में, कि उसको रोज़ के पैसे मिलते हैं, मतलब जो भी वेज मिलती है उसकी। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, कि वो रोज़ काम देख रहा होता है, कहीं कहीं मिल जाता है उसको, रोज़ का काम मिलता है, आज यहाँ मिल गया कल वहाँ मिल गया। और जो मिनिमम वेज सेट की गई है ना एक फार्म लेबरर की, जो कि गवर्नमेंट ने सेट करी है एक दिन की, वो करी थी गवर्नमेंट ने सेट 2017 में मार्च में, वो है 300 रुपीज़ पर डे। पूरा दिन काम करेगा तब उसको 300 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन दाला को सिर्फ 160 रुपीज़ मिलते हैं पर डे। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। बहुत हैवी कंपटीशन है वर्क का फार्मर लेबरर्स के बीच में पालमपुर के, इसलिए तो लोग उनको मतलब बहुत सारे फार्मर्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे लेबरर्स हैं, रोज़ कोई ना कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, इसलिए तो लोग कम वेजेस पे भी जॉब ढूंढ ले लेते हैं, क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो दाला अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करता है रामकली को, जो कि दूसरी फार्म लेबरर है, वो भी कहीं काम करती है। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। ये दोनों दाला और रामकली मतलब पुअरेस्ट पीपल, जो भी गरीब लोग हैं विलेज में, उन दोनों में से 2 लोग हैं। तो उन्होंने ये एक स्टोरी बताई है कि वो आपस में अपने आप से कंप्लेन बात करते हैं कि ऐसे हमें कम क्यों मिल रही है, क्योंकि जॉब्स हर कोई ढूंढ रहा है वहाँ, मतलब लेबर की। तो उनको जितने में भी मिलता है, अगर उन्हें 100 में भी देंगे वो तो भी एक दिन के लिए ले लेंगे। उनके लिए जिनको कहीं नहीं मिल रहा और मुश्किल से एक जगह मिल जाए, तो वो 100 रुपीज़ में भी ले लेंगे, कि वो मीन्स इवन कुछ खा सकें, अपनी मील ले सकें। Okay, now the 6th point says the capital needed in farming. You have already seen that the modern farming methods required a great deal of capital. आपने ये चीज़ ऑलरेडी देख ली है कि मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए कितनी सारी चीज़ चाहिए, कैपिटल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, याद है आपको क्या होती है? नहीं याद तो वीडियो में वापस जाओ, बैक करो और फिर से सुनो। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर, इसलिए फार्मर को पहले से भी ज़्यादा पैसे चाहिए। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं इनको तो पैसे बोरो करने पड़ते हैं कैपिटल को अरेंज करने के लिए। कैपिटल टूल्स वगैरह जो भी फिजिकल कैपिटल है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। ये किससे बोरो करते हैं? तो लार्ज फार्मर्स से, या फिर विलेज के मनी लेंडर से जो कि पैसे देते हैं, या फिर उन ट्रेडर्स से जो कि बहुत सारे इनपुट्स दे देते हैं कल्टिवेशन के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। और अगर आप ऐसा कोई लोन लेते हो ना, तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। मीन्स वो आपको 10% पर मंथ देंगे, या फिर 5% पर मंथ। मैथ्स तो आप सबको आती है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। मतलब उन पर इतना स्ट्रेस आ जाता है कि बहुत स्ट्रेस आ जाता है कि लोन वापस भी कैसे करेंगे। जैसे सविता एक छोटी फार्मर है, स्मॉल फार्मर, और वो सोचती है कि वो अपनी वीट खुद कल्टीवेट करे उसके 1 हेक्टेयर लैंड पे। सीड्स की जगह फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, बिसाइड सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सीड्स नहीं है उसके पास, फर्टिलाइजर्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है। शी नीड्स कैश टू, मतलब इन्हें तो छोड़ ही दो सीड्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को, उसे पैसे चाहिए पानी खरीदने के लिए भी। देखो आप सबके घर में पानी कितनी इजीली अवेलेबल है, और वहाँ पे लोगों को पानी भी खरीदना पड़ रहा है, और अपने फार्म के इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करने के लिए। She estimates that a working capital itself would cost a minimum of ₹3,000. वो एस्टिमेशन लगाती है कि अगर एक वर्किंग कैपिटल ले वो, तो वो खुद भी 3,000 रुपीज़ ले लेगी, है ना। शी डजन हैव द मनी, लेकिन उसके पास पैसे है नहीं, तो डिसाइड करती है कि वो तेजपाल सिंह से बोरो करे। तेजपाल सिंह एक लार्ज वहाँ का फार्मर है, तो तेजपाल सिंह उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लोन देने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट लेता है 24% 4 मंथ्स के लिए। 24% 4 मंथ्स के लिए मीन्स आप समझो 24 को 4 से डिवाइड करो, 6% पर मंथ। तो अगर वो 3,000 मतलब 6% पर मंथ, 3,000 पे उसको 6% पर मंथ देना होगा, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। सविता ये भी प्रॉमिस करती है कि वो प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। वो ये भी प्रॉमिस करती है कि वो उसकी फील्ड पर काम करेगी एक लेबर की तरह उस सीजन में 100 रुपीज़ पर डे में। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो। जैसा कि आपको पता है वेज थोड़ी कम है। सविता नोज वो जानती है कि शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हार्वेस्टिंग करने में अपनी फील्ड पे भी, और फिर
तेजपाल सिंह की फील्ड पे भी काम करना होगा। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, हार्वेस्ट टाइम में बहुत टाइम लग जाता है। और जैसे वो 3 चिल्ड्रन की मदर भी है, तो उसको अपने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी करना है। तो सविता मान जाती है इन टफ कंडीशंस को, क्योंकि उसे पता है कि लोन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है एक स्मॉल फार्मर के लिए। तो अब देखो कितना डिफ़िकल्ट होता है ना एक स्मॉल फार्मर के लिए लोन मिलना। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। So second point says, in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. Small farmers को अगर ना देखो तो ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं ना, इनके पास अपनी खुद की सेविंग्स होती है, फार्मिंग से ये सेव करते हैं। एंड दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इसलिए वो अरेंज कर लेते हैं जो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग या फिक्स्ड। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? अब इन फार्मर्स की खुद की सेविंग कैसे होती है? तो कुछ तो वेट करो, सारा सरप्राइज अभी खोल देंगे क्या? अगले सेशन में पता चलेगा, मतलब अगले सेक्शन में। सो पॉइंट 7 से सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स की सेल, लेट अस सपोज करते हैं कि द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड वीट ऑन देयर लैंड्स, की फार्मर्स अपने लैंड पे वीट ग्रो करी। किन 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से? कौन है? लैंड, लेबर और कौन सी है? मुझे तो याद आ नहीं रहा, आपको याद है? सोचना पड़ेगा। आई थिंक कैपिटल, हाँ मुझे याद आ गया, कैपिटल है यार वो तो इनसे ये जो फैक्टर्स हैं, तो द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट। वीट हार्वेस्ट हो गई और प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। सो व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट? फार्मर्स क्या करें वीट के साथ? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो क्या करेंगे, अच्छी वीट तो अपने पास रख लेंगे और सरप्लस वीट को सेल कर देंगे। मतलब उसका कुछ पार्ट तो अपने पास रख लेते हैं अपनी फैमिली की कंजप्शन के लिए, और सरप्लस वीट को सेल कर देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक छोटे फार्मर्स जैसे सविता और गोविंद के बेटों के पास छोटा सरप्लस वीट है, लिटिल सरप्लस वीट है, क्योंकि उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वही कम है और उससे उनको इतनी वीट भी नहीं मिलती है, तो वो अपनी फैमिली नीड्स के लिए ही रख लेते हैं। सो इट इज़ इन द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जो कि वीट को सप्लाई करते हैं मार्केट में। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो पिक्चर 1.1 में आपने एक बात चीज़ देखी होगी कि एक बुलक कार्ट मार्केट में जा रही है जिसमें बहुत सारा वीट ले जा रही है। वो द ट्रेडर्स एट द मार्केट, वो ट्रेडर्स मार्केट में इस वीट को ख़रीद लेते हैं और फिर और शॉपकीपर्स को बेचते हैं। देखो अब समझो, उन्होंने आपको एक मैं हिंट देती हूँ, जो फार्मर्स हैं उन्होंने उसको मार्केट में जाके बेचा 5 रुपी पर केजी। फिर अब वो मार्केट जो उन्होंने शॉपकीपर्स को सेल करा 10 रुपी पर केजी पे। अब शॉपकीपर्स ने टाउन्स में दी, सिटीज़ में दी। टाउन्स में तो उन्होंने दी 12 रुपीज़ पर केजी और सिटीज़ में उन्होंने दी 15 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, उन्होंने खुद 10 में ली और हमें कितने में दी? 15 रुपी पर केजी। ये सिर्फ आपको एक उसका हिंट दिया जा रहा है, बाकी कैसा होता है ये तो मुझे नहीं पता। तेजपाल सिंह, वो जो लार्ज फार्मर है, उसके पास सरप्लस है 350 क्विंटल्स वीट है। उसके सभी लैंड्स, उसको 350 क्विंटल्स बहुत सारा होता है, मतलब उसके पास बहुत सारी वीट है। ये सेल्स, वो सरप्लस वीट को बेच देता है रायगंज मार्केट पे और अच्छे पैसे कमाता है उससे। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग्स? पर तेजपाल सिंह इतने पैसों से करता क्या है? पिछले साल तेजपाल सिंह ने अपना सारा पैसा बैंक अकाउंट में, सारा मनी बैंक अकाउंट में डाल दिया था और फिर उसने उनकी सेविंग्स को यूज़ किया था छोटे फार्मर्स को पैसे देने के लिए, जैसे सविता जिनको लोन की ज़रूरत थी। ही ऑल्सो यूज़ द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल। उसने कुछ सेविंग्स को यूज़ किया था वर्किंग कैपिटल अरेंज करने के लिए, फार्मिंग के लिए नेक्स्ट सीजन में। और इस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। दिस ईयर, मतलब इस साल तेजपाल सिंह सोच रहा है कि उसकी अर्निंग से वो एक दूसरा ट्रैक्टर परचेज़ कर ले और दूसरे ट्रैक्टर से उसकी फिक्स्ड कैपिटल और बढ़ जाएगी। तेजपाल सिंह जैसे बहुत लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं जो कि सरप्लस फार्म प्रोडक्ट सेल करते हैं और उनकी जो पार्ट्स होते हैं अर्निंग्स के, वो सेव कर लेते हैं या फिर रखते हैं उसको कैपिटल ख़रीदने के लिए नेक्स्ट सीज़न में। इसलिए तो वो आराम से अरेंज कर लेते हैं कैपिटल फार्मिंग के लिए अपनी सेविंग से। और कुछ सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग्स टू बाय कैटल। कुछ फार्मर्स कैटल परचेज करने में भी अपनी सेविंग्स लगाते हैं। ट्रक्स, कैटल मीन्स बुलक्स कह दो आप, या फिर है ना, और अपनी शॉप्स को सेट करने में। जैसा कि हम देखते हैं, दीज कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़।
कि ये जो है ना कैपिटल को नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में मतलब डिवाइड कर रही है। अच्छा, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या है पालमपुर में? हमने अभी चीज़ लर्न करी कि फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब हम कुछ नॉन फार्म प्रोडक्शन जिनके लिए फार्म ज़रूरी नहीं है उन एक्टिविटीज़ पे एक लुक देते हैं। सिर्फ 25% ऑफ द पीपल, जो कि सिर्फ 25% पीपल 450 के जो कि पालमपुर में वर्क कर रहे हैं, वो इन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं अदर देन एग्रीकल्चर को छोड़ के। डेयरी, नंबर 1 इज डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है बहुत सारी फैमिलीज़ में। पालमपुर के पीपल अपनी बफेलोज को फीड करते हैं, कैसे? ग्रास से या फिर जवार और बाजरा से, जो कि रेनी सीजन में ग्रो होता है। जो मिल्क सेल किया जाता है रायगंज में, जो कि नियर बाय लार्ज विलेज है, तो वो भी डेयरी से आता है। 2 ट्रेडर्स शाहपुर टाउन के, उन्होंने अपना कलेक्शन वहाँ पे चिलिंग सेंटर में लगाया रायगंज में, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़, जहाँ से वो मिल्क को ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत दूर टाउन्स और सिटीज़ तक, उसको पैकेट में पैक करके। नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। एक एग्जाम्पल किसका? छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करने का पालमपुर में। एट प्रेजेंट आप देख सकते हो कि 50 से भी कम पीपल एंगेज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग में पालमपुर में। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज़, वैसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ये जो बिग फैक्ट्रीज में होती है टाउन्स और सिटीज़ में। पालमपुर की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं और उनको बहुत छोटे स्केल पे किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। उनको कैसे करते हैं? या तो फील्ड्स में जाके कर लेते हैं या फिर अपनी फैमिली जो है उनकी हेल्प से कर लेते हैं। रेयरली आर लेबर्स हायर्ड, बहुत मुश्किल से कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो मुश्किल से एक आधा लेबर हायर करते हैं इस काम के लिए। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। मिश्री लाल ने परचेज की एक मैकेनिकल शुगर केन को क्रश करने वाली मशीन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड, और उसको अपनी फील्ड पे उसने सेट करा है। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। शुगर केन को क्रश करना पहले तो बुलक्स की हेल्प से करते थे। दैट प्रेफर पीपल टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज, जो कि अब आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि वो मशीन से करें। मिश्री लाल भी इसलिए शुगर केन खरीदता है, ऑल्सो बाय शुगर केन दूसरे फार्मर से परचेज करता है और फिर उसको जैगरी में कन्वर्ट करता है। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स, फिर जैगरी को ट्रेडर्स पे सेल किया जाता है शाहपुर में, एंड इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, और जब वो वहाँ बेचता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाता है, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कमा लेता है मिश्री लाल। अब सोच रहे होंगे इसे मैंने आपको बताया क्या फ़ायदा हुआ? ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है पालमपुर में, छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करा फिर सेल करा तो थोड़ी सी इनकम आ गई। नंबर 3, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पीपल, वो लोग जो कि ट्रेड में मतलब जो गुड्स एक्सचेंज करते हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, वो बहुत सारे नहीं है पालमपुर में। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर, ट्रेडर्स जो हैं पालमपुर के वो शॉपकीपर्स हैं, जो कि गुड्स परचेज करते हैं होलसेल मार्केट से, कहाँ से? सिटीज़ में से, और उनको विलेज में सेल करते हैं। You will see small general stores in the village selling a wide range of items. आपने छोटे छोटे से जनरल स्टोर्स देखे होंगे विलेज में, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, गूगल पे सर्च कर लेना, जो कि वाइड रेंज ऑफ आइटम सेल करते हैं, जैसे राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ। मतलब उनके पास सब कुछ है, छोटी सी शॉप में उनके पास सब कुछ मिलेगा आपको एक ही शॉप में। और उनमें से बहुत सारी फैमिलीज जिनके पास हुज हाउसेज बहुत मतलब पास हैं बस स्टैंड के, वो हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शूज़। उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी सी स्पेस वहाँ से निकाल कर यूज़ करी है छोटी छोटी शॉप्स खोलने के लिए, और वहाँ पे वो ईटेबल्स बेचते हैं। ईटेबल्स मीन्स व्हाट? खाने की चीज़ें। करीम कोई पर्सन का नेम है, उसने कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है विलेज में, और रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज अटेंड कर रहे हैं शाहपुर टाउन में। करीम ने ये चीज़ फाउंड की है कि दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन, कि बहुत सारे बच्चे उसकी कंप्यूटर क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं टाउन में। वहाँ पे 2 वुमेन हैं विलेज में जिनके पास डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, तो उसने सोचा वो उसको वहाँ पे एम्प्लॉय कर ले। ही बॉट कंप्यूटर्स, उसने कंप्यूटर्स खरीदे और क्लासेस सेट करी उसके हाउस के फ्रंट रूम में, ओवरलुकिंग द मार्केट, जहाँ से सारी मार्केट भी दिखती है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। हाई स्कूल के बच्चों ने वहाँ पर आना भी शुरू कर दिया है गुड नंबर्स में, मतलब बहुत अच्छे नंबर में आ रहे हैं और भी बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं। ग्रोथ है,
ये क्या है? अभी आप पूछोगे ये है वो शॉपकीपर्स पालमपुर के। ये भी शॉपकीपर्स पालमपुर के हैं जो ऐसे अपनी क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं इनकम के लिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। बहुत सारी वेराइटी है व्हीकल्स की रोड पे जो कि पालमपुर को रायगंज तक ले जाती है। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स और पीपल जो कि ट्रेडिशनल बुल्लक कार्ट या फिर बोंगी को पीपल को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में हेल्प करते हैं। दे फेरी पीपल, वो पीपल को ले जाते हैं और गुड्स को ले जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, और रिटर्न में उसको उन्हें पैसे मिलते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट है, इससे भी वो इनकम कर लेते हैं। द नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट के वर्क में ग्रो कर हैं, बहुत सारे मतलब सेवरल ईयर्स में लोगों ने ट्रांसपोर्ट लाइन में आना शुरू करा है। किशोरा एक फार्म लेबरर है, लाइक अदर सच लेबरर्स, बाकी लेबरर्स की तरह। किशोरा ने फाउंड किया कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है उसकी फैमिली नीड्स को पूरा करना, जो कि वेजेस वो रिसीव कर रही है उससे। तो फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। तो कुछ साल पहले किशोरा ने एक लोन लिया बैंक से। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। ये किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर था, मतलब जो कि ना चीप लोन्स देते हैं, बहुत कम पैसे देते हैं पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स को। किशोरा बॉट अ बफेलो विद दिस मनी, और इन पैसों से किशोरा ने एक बफेलो परचेज करी और वो बफेलो का मिल्क सेल करती है। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो, और उसने एक वुडन कार्ट अटैच कर दी उसकी बफेलो में और उसको ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी यूज़ करती है बहुत सारी आइटम्स में। वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार ही गोज़ टू द रिवर गंगा, वो गंगा रिवर तक जाती है, वहाँ से ना पॉटर क्ले लाती है, मीन्स टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। पॉटर के लिए क्या लाती है? क्ले। और समटाइम्स वो शाहपुर जाती है बहुत सारी जैगरी लेके और कमोडिटीज़ लेके। एवरी मंथ उसको बहुत कुछ काम मिल जाता है ट्रांसपोर्ट में। एज अ रिजल्ट किशोर इज़ एबल टू अर्न मोर देन वॉट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। और रिजल्ट में ऐसा हुआ है कि किशोर अब उससे ज़्यादा अर्न कर लेती है जितना उसको पहले अर्निंग होती थी। सो गाइस, आपका चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था, मैं तो बोर ही हो गई इसे पढ़ते हुए। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई एंजॉयड इट अ लॉट। आई वाज जस्ट जोकिंग विद यू। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए, लाइक करो, शेयर करो, और कैपिटल कह रही हूँ, सब्सक्राइब करो। Like it, share it, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And now I'm going to ask you one question related to the chapter. क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे सकते हो। हाउ मैनी फैमिलीज आर देयर इन पालमपुर? टोटल फैमिलीज। टेल मी हाउ मैनी फैमिलीज आर देयर इन पालमपुर। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपको आता ही होगा। तो आता है तो मुझे फटाफट कमेंट करो, और जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा, आई एम गोइंग टू पिन दैट आंसर। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।